नमस्कार, मैं अमित चौहान राजकीय इंटर कॉलेज निजामपुर से जनपद बदायूं आपके साथ चर्चा करूंगा लिंग निर्धारण पर, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि क्लास 10 चैप्टर 9 साइंस का है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ पुनरावृत्ति की जाए। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा दोबारा से अध्ययन किया जाए, जिससे लिंग निर्धारण के जो तथ्य हैं उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा सरलता है। तो हमने देखा था किस प्रकार जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचयन किया जाता है। अर्थात जब जन्म की प्रक्रिया होती है तो अगली संतति में उसके जनक द्वारा कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लक्षण उसकी संतति में आते हैं। इसके लिए हमने इस चित्र का अध्ययन किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि जनक द्वारा जब दो संततियों की उत्पत्ति होती है तो वह काफ़ी हद तक अपने जनक से मेल खाता है। ठीक इस प्रकार जैसे कि जनक की आकृति है, इन दो संततियों की आकृति भी है, परंतु इसमें कुछ अलग विभिन्नताएं भी देखी जा सकती हैं। और ये समानता और विभिन्नता का अगली संतति में जाना, यही हमें बताता है कि इसमें जेनेटिक्स के नियमों का पालन हुआ है। यानी किस प्रकार से जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचयन करते हुए हमने आनुवंशिकता का जो नियम है उनको उपयोग किया है। अगर आप देखें कि इन संततियों से जो अगली संतति यानी नीचे वाली संतति के जो जनक हैं उनसे हम देखें तो इसमें आपको कुछ समानताएं दिखाई देंगी और फिर से कुछ विभिन्नताएं उसमें नहीं आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों में समान डिजाइन यानी अभिकल्पना का होना है। यानी जो संतति हो वो अपने पूर्वज जैसी ही हो, यानी उसके अंदर उसके लक्षण अगली पीढ़ी में वैसे के वैसे ही आए। आनुवंशिकता का नियम इस बात का भी निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। यहाँ पे जब हम नियमों की बात करेंगे तो ये बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा कि उस नियम को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये हेरिडिटी की पूरी परिभाषा बदल जाएगी। चलिए, ये जो हम बार बार समानता और विभिन्नता का नाम ले रहे हैं, इसको एक बड़े सुंदर से और सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। समानता और विभिन्नता, यहाँ दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन दोनों चित्रों में आप सभी बहुत अच्छी तरह से पहचान पा रहे होंगे कि ये एक मनुष्य के कान है। लेकिन अगर मैं विभिन्नता की बात करूँगा तो आपको इसको और ध्यान से देखना होगा, और ध्यान से देखने में आप पाएंगे कि कान के जो ये नीचे वाले हिस्से यानी जिन्हें ईयर लोब कहते हैं, वो कुछ लोगों में इस चित्र के अनुसार अलग है और कुछ में नीचे जुड़े हुए होते हैं। ये आप सब बैठे हुए अभी चेक भी कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नया एक एग्जाम्पल और भी आपको देख सकते हैं। जब हम अपने पैरों को देखते हैं तो पैरों में अंगूठे की जो अगली उंगली होती है जो उसके राइट साइड में है, और लेफ्ट पैर में लेफ्ट साइड में पहली उंगली, वो कई लोगों में अंगूठे से लंबी होती है और कुछ लोगों में अंगूठे से छोटी और कुछ में अंगूठे के समान। ये भी एक विभिन्नता और समानता का ही उदाहरण है। सभी के अंगूठे हैं, सभी की उंगली, सभी के पैर, परंतु उंगली की जो लंबाई है वो विभिन्नता है, वो एक वेरिएशन है। और ये वेरिएशन हेरिडिटी के लॉज को फॉलो करते हुए अगली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, यानी स्थानांतरित होती रहती है। और इसी प्रक्रिया को आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। और यहाँ जब मैंने आपसे बात करी आनुवंशिकता के नियमों की, तो आपको इनकी याद जरूर आई। तो बताइए इनका क्या नाम है और इनका आनुवंशिकता से क्या संबंध है? जी हाँ, आप में से बहुत लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये है ग्रिगर जॉन मेंडल। इनके साथ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में अगर बात करी जाए तो अगर पूछा जाता है कि जेनेटिक्स का जनक यानी आनुवंशिकता के जनक का नाम लिखिए, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिए, इसमें नाम ग्रिगर जोहान मेंडल पूरा लिखना है। अक्सर जो हमसे मिस्टेक होती है वो होती है हम केवल मेंडल लिख देते हैं, जो कि सही नहीं है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा नाम लिखना है, ग्रिगर जॉन मेंडल। और जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है, जॉन की स्पेलिंग। अगर आप इंग्लिश में नाम लिख रहे हैं
तो जॉन जोहान करके लिखा जाता है, JOHANN। अब इनके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि एक मोनेस्ट्री में रहते हुए इन्होंने अपनी बायोलॉजी, अपनी मैथमेटिक्स को ब्लेंड करके, यानी जीव विज्ञान और गणित के अध्ययन को मिलाकर उन्होंने कुछ शोध किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडली हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जेनेटिक्स के फील्ड में कोई शोध कार्य किया। ये बहुत दुखद बात है कि इनके जीवित रहते इनके कार्य को कोई पहचान नहीं मिल पाई, परंतु कई सौ साल बाद जब दोबारा इनके शोध कार्यों को अध्ययन किया गया, तब इन्हें जेनेटिक्स के फादर यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई। इन्होंने मोनेस्ट्री में गार्डन पी यानी मटर के पौधे पर अध्ययन किया। प्रश्न ये भी आता है पूर्व परीक्षाओं में कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो इसका बहुत सरल सा उत्तर हमने आपको बताया था कि मटर के पौधे की लाइफ साइकिल, जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं, वो भी बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। यहाँ हमने आपको वो सारे लक्षण दिखाए हैं जो कि उन्होंने अपनी रिसर्च में उपयोग किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मटर के दाने का गोल होना, झुर्रीदार होना, पीला मटर, हरा मटर, उसके फूल का रंग। आप लोग अगर मटर की खेती भी करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कुछ एक मटर के पौधों में वॉयलेट कलर का यानी बैंगनी कलर का फूल भी, या मिक्स वाइट और बैंगनी कलर के फूल भी मिले होंगे। आप में से कई लोगों ने जब मटर बाजार से खरीदी होगी या देखी होगी मम्मी को छीलते हुए, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ढेर सारी मटर के बीच में कुछ मटर कुछ रफ होती है, खुरदुरी टाइप, वो भी एक कैरेक्टर था। फुल ग्रीन येलो। और एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उन्होंने लिया वो था फूल का उगना किस स्थान पे हो रहा है, यानी एक्सियल है या फिर साइड में उग रहा है। आप देख सकते हैं ये साइड में उगते हैं और ये टर्मिनल यानी एक्सेस पे उगते हैं। और जो सबसे कॉमन जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं वो है पौधे की लंबाई। पौधा लंबा है या छोटा है। यहाँ पे जो हम ये दो देखे हैं ट्रेट यानी लक्षण, उनको हमने रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर के हिसाब से बांटा हुआ है। आइए देखते हैं कि हमने प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का अध्ययन किस प्रकार किया था। तो उसके लिए हम देखेंगे, हम यहाँ पे एक लंबा पौधा और बौना पौधा, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो भी हम टेस्ट यहाँ पे क्रॉसिंग दिखा रहे हैं ये मेंडल द्वारा की गई थी जेनेटिक्स के नियम को प्रतिपादित करने के लिए। इसमें जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, ये एक जीन के दो एलील दिखाए गए हैं। एक जीन जो कि दो एलील के फॉर्म में यहाँ पे है। तो ये लंबा पौधे के लिए हमने कैपिटल टी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी लिया था। ये एक पेरेंट फैमिली है। इसमें जब क्रॉस करते हैं यानी इनमें पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, स्वपरागण, तो ये इस प्रकार से चार ऑप्शन इसमें बन के आते हैं F1 जनरेशन में। F1 मतलब फिलियन 1, पहली जीव संतति। इसमें आप देखेंगे कि जो हमने जीनोटाइप लिखा है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अर्थात इन दोनों का संकरण है ये, यानी हाइब्रिड। इसमें कैपिटल टी के लक्षण भी हैं और स्मॉल टी के। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों होने के बावजूद सारे पौधे लंबे हैं। तो यहाँ से हमने ये तथ्य निकाला था कि जो एलील का कैरेक्टर हमें दिखाई देगा, लक्षण दिखाई देगा, उसको हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जिसका यानी छोटे वाले टी का बौने पौधे का लक्षण इसमें नहीं दिखाई दिया तो वो अप्रभावी लक्षण हो गया, क्योंकि वो उसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया। उसके प्रभाव को प्रभावी वाले ने ढक लिया, कवर कर लिया। अब हम जब F1 जनरेशन के प्लांट्स का क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे देखिए F1 का क्रॉस किया आपस में, तो हाँ, एक प्रश्न जो आपने पहले भी पूछा था, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है, आपस में कैसे हम क्रॉस करा सकते हैं, हम कैसे क्रॉस करा सकते हैं। ये तो वायु द्वारा, जानवरों द्वारा होता है पॉलिनेशन। तो बच्चों इसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेशन मतलब जिस पौधे पर हमें पॉलिनेशन कराना है उसके एंथर को कैंची से काट के हटा दिया जाता है, और जिस पौधे के पॉलन हमें डालने हैं वहाँ से एंथर उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है। इस प्रकार हम खुद पॉलिनेशन कराते हैं। जब हमने F1 जनरेशन का क्रॉस कराया तब हम देखेंगे कि जो चार ऑप्शन आई हैं ऊपर वाले से कुछ अलग है।
क्या आप सबको इसमें अंतर नज़र आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो स्मॉल टी और पौधा बौना है। बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3 ऑप्शन में कैपिटल टी यानी प्रभावी लक्षण अपने प्रभाव को दिखाता है और सारे पौधे लंबे आते हैं, परंतु जब अप्रभावी लक्षण के दोनों एलील एक साथ आते हैं यानी स्मॉल टी एक साथ आ गए तो वो पौधा बौना बन गया। अर्थात जब हम 2 संकरण संततियों का क्रॉस कराएंगे या फिर हम कहें कि जब 2 अप्रभावी लक्षण के एलील्स एक साथ आ जाएंगे तो अप्रभावी लक्षण भी अपना प्रभाव दिखा देगा। चलिए इसको समझने के लिए क्या आप इस चित्र को देखकर, इस क्रॉसिंग को देखकर बता सकते हैं कि इनमें प्रभावी लक्षण कौन सा है? कोशिश करके देखिए। यहाँ पे हमने पी यानी पेरेंट फैमिली यानी जनक फैमिली में एक गुलाबी फूल और एक सफेद फूल लिया हुआ है, और जब इसका संकरण हुआ यानी क्रॉस हुआ तो ये F1 जनरेशन में गुलाबी फूल आया। तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुलाबी और हरे में गुलाबी रंग निकल के आया है संकरण के बाद में, तो ये गुलाबी रंग प्रभावी लक्षण है। और जब हम इसका स्वनिषेचन करेंगे तो ये 3:1 के अनुपात जो हमें दे रहा है, अर्थात 3 गुलाबी फूल और 1 हरा फूल। जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि जब अप्रभावी लक्षण, जिसे अंग्रेजी में रिसेसिव ट्रेट भी कहते हैं, जब दोनों एक साथ आते हैं तभी अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है। यदि ये प्रश्न शब्दों में आता है शाब्दिक तौर पे, तब हम इसको चित्रों में न बनाकर पुनेट स्क्वायर की सहायता से इसको एक्सप्रेस करते, इसको दिखाते हैं। पुनेट स्क्वायर जो हमने आपको पहले ही बताया था, ये एक इस प्रकार की बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं जिसमें जाइगोट्स को बीच में और गैमीट्स को ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने कैपिटल P यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर था पिंक कलर, कैपिटल P से लिया है, और स्मॉल p जो उसका रिसेसिव ट्रेट यानी अप्रभावी लक्षण है ग्रीन कलर, उसको स्मॉल p से लिखा है। और जैसा कि आप यहाँ पे जब रिजल्ट देखेंगे तो हर एक गैमीट में, हर एक युग्मनज में जहाँ पिंक यानी P कैपिटल P प्रेजेंट है, वो सारे पौधे पिंक कलर बनाएंगे यानी पिंक कलर के पुष्प उस पर आएंगे। और जहाँ ये स्मॉल p एक साथ आ गए, कलर भी ग्रीन किया हुआ है इसीलिए, तो वहाँ पे आसानी से हम कह सकते हैं कि वो ग्रीन कलर का पुष्प बनाएगा। और हम उत्तर में लिख देंगे कि यहाँ पर पिंक यानी गुलाबी कलर के फूल यानी गुलाबी कलर एक प्रभावी लक्षण है। आगे देखा था हमने ये लक्षण जो हम बात कर रहे हैं गुलाबी फूल की, लंबे पौधे की, गोल राउंड एकदम चिकने मटर के दाने की, ये सारे ट्रेट्स यानी ये सारे लक्षण अपने आप को किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं, किस प्रकार अपने आप को दिखाते हैं। अगर हम पेड़ पौधों की बात ना भी करें तो हम अगर अपनी बात करें तो लंबाई है, हमारे आंखों का रंग है, हमारे उंगलियों की बनावट, इन सबको किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर क्या ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे वो एक्सप्रेस मतलब वो दिखाई देते हैं। तो उसके पीछे आप जब देखेंगे तो हमने देखा था कि जीन, ये जीन है जो इन सभी ट्रेट्स यानी लक्षणों को नियंत्रित करता है। तब हमने आपको परिभाषा दी थी जीन की कि डीएनए पर एक स्पेसिफिक रीजन, एक निर्धारित डीएनए के पार्ट में, हिस्से में जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उस प्रोटीन हेतु उस पार्ट को, उस डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। इसको और सरल भाषा में समझें, यदि हम पौधे की हाइट की बात करें तो पौधे की हाइट बढ़ने के लिए एक हार्मोन से पैदा होता है, और इस हार्मोन का निर्माण डीएनए के जिस भाग से होता है हम कहते हैं कि वो डीएनए के उस भाग की वजह से ही हार्मोन बनता है, तो वो डीएनए का वो भाग उस हार्मोन के लिए जीन, उसकी जीन है। इसके बाद हमने देखा कि किसी भी संतति हेतु लैंगिक जनन में उसके दोनों पेरेंट्स का बराबर बराबर हाथ होता है, यानी उसके दोनों जनक अपने डीएनए का 50-50% अपनी संतति को देते हैं। हमने देखा था कि लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होता है, और दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं। तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रकृति संतति को प्रदान करते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रकृतियां होती हैं, जिनमें एक नर और दूसरी मादा की जनक से प्राप्त होती है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिए ये दोनों गुणसूत्र हैं
तो ये मेल जनक यानी नर जनक और ये मादा जनक, तो इन दोनों में से ये दोनों ही अपनी संतति में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो संतति के अंदर एक लक्षण के 4 जीन हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि बिल्कुल ही आनुवंशिकता के नियमों के विरुद्ध है। तो क्या होगा, ये जो 2 हैं इनमें से एक जो है मेल की तरफ से जाएगा यानी नर की तरफ से, और एक मादा की तरफ से। और जब ये संतति में आ जाएंगे तो संतति के अंदर फिर से ये वास्तविक जो पेयर था यानी जो जोड़े में ये होते हैं उसकी संख्या को पूरा कर लेंगे। अंतिम लाइन वही दिखा रही है, अतः बने ही युग्मनज यानी गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। यहाँ पे आपको पता होगा, कक्षा 9 में अध्ययन किया था आपने कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल सही सोचा है, जिनको नहीं पता 23 जोड़े, 23 जोड़े यानी 46 टोटल क्रोमोसोम यानी 46 कुल गुणसूत्र। यहाँ पे अगर हम जो हमने अभी समझा उसको देखें तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों का 50-50% होता है। तो ये बीच में जो है ये संतति है यानी ऑफस्प्रिंग है, और ये आजू बाजू में जो दोनों तरफ खड़े हुए हैं ये इनके पेरेंट्स है यानी जनक है। ये नर जनक और ये मादा जनक, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। बहुत ही सरलता से देखा जा सकता है कि जो लंबाई का जो लक्षण है वो संतति में माता से आया, और अगर आप ध्यान से देखें तो जो कान है, ये कान ईयर्स, ये पिता के जनक से यानी मेल जनक से आए। ये कैरेक्टर, ये लक्षण मेल जनक का है। इसी प्रकार बालों का जो रंग है, बाल जो सुनहरे प्रकार के रंग में दिखाई दे रहे हैं वो माता यानी मादा जनक से संतति के अंदर आए। इससे हमें ये पता चलता है कि मेल और फीमेल पेरेंट्स यानी मादा और नर जनक जो है पूरी तरह से 50-50% कैरेक्टर्स अपनी संतति को देते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो संतति होने वाली है उसका लिंग क्या होगा या उसका सेक्स किस प्रकार से डिटरमाइन हम कर सकते हैं। तो इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव हैं, आपने बहुत ज़्यादा इसकी डाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन किया है एनिमल किंगडम में। इसी प्रकार जिस प्रकार से डाइवर्सिटी है, सेक्स डिटर्मिनेशन में भी बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ अपने आप ही लिंग निर्धारण करते हैं, उसमें आनुवंशिकता को कोई नियम फॉलो नहीं होता। कुछ में वातावरण के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार स्तनधारी जीवों में लिंग निर्धारण होता है और किस प्रकार रेप्टाइल्स में यानी कछुओं में, क्रोकोडाइल्स में, इनमें लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो ये पूरी तरह से जैसा आप देख सकते हैं ये अंडे देने वाले जीव होते हैं और ये अंडे देते हैं जमीन के अंदर, क्योंकि आपको पता है अंडों में से संतति यानी नए बच्चे के जन्म हेतु उसे गर्म करना जरूरी होता है। तो ये जमीन में उसे गाड़ते हैं और ढक दिया जाता है। फिर जो वातावरणीय तापमान है वो निर्धारित करता है कि अंडे मेल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, मेल संतति बनाएंगे, नर संतति बनाएंगे या मादा संतति बनाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है कि 29 डिग्री टेम्परेचर पर नर कछुए अंडे में से निकलेंगे और 31.5 डिग्री सेल्सियस पर मादा कछुए निकलेंगे। और ये सवाल सबके मन में आता है कि बीच का टेम्परेचर अगर रहेगा या फिर इतना एक्यूरेट टेम्परेचर कैसे नापा जाता है। तो बीच का जो टेम्परेचर रहेगा यानी 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, इसमें आधे अंडे मेल यानी नर और आधे अंडे मादा कछुए बनेंगे। इसी प्रकार जो मगरमच्छ है उसमें अगर देखा जाए तो 32 डिग्री सेल्सियस पर नर, 30 डिग्री सेल्सियस पर फीमेल, और अगर 31 डिग्री सेल्सियस रहता है तो आधे अंडे नर और आधे अंडे मादा बनेंगे। लेकिन अगर हम इसको देखें, इसको आप सब पहचानते होंगे, ये है स्नेल यानी घोंगे, शंख वाले कीड़े जो आपने देखे होंगे नमी वाली जगह पे, तालाब के किनारे आपने देखे होंगे, ये बहुत सारे नमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें अपना लिंग बदल सकने की क्षमता होती है। इनका लिंग निर्धारण करने में आनुवंशिकता का कोई हाथ नहीं होता, वंशागति बिल्कुल इसमें फॉलो नहीं होती। ये अपने लिंग का निर्धारण आनुवंशिकता से नहीं करते, ये स्वेच्छा से अपना लिंग बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम और जीवों की बात करें जैसे कि ड्रोसोफिला है यानी फ्रूट फ्लाई, तो इनमें और मुर्गियों में और मनुष्यों में इनमें लिंग निर्धारण बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत ही पर्टिकुलर होता है, पिक्यूलियर होता है, मतलब इनमें हम मिक्स नहीं कर सकते।
इसमें हम देखते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XY, XX या कोई ऐसा लेटर डिनोट करते हैं जिससे हम इसको बताएं कि ये नर है और ये मादा है। लेकिन मुर्गियों के केस में उल्टा होता है, यहाँ पे नर का ZZ क्रोमोसोम और मादा का ZW क्रोमोसोम होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी और जो गृह परीक्षाएं होंगी या बोर्ड परीक्षाएं उनमें भी। अगर हम देखें तो ये मानव के 23 जोड़े गुणसूत्र हैं और लिंग निर्धारण हेतु हमें ये समझना होगा कि केवल जो 23वां क्रोमोसोम है, 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यानी जोड़ा है, वो आपस में एक जैसे नहीं होते और इनका आपस में एक जैसे ना होना ही लिंग निर्धारण का सबसे बड़ा की फैक्टर है। आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर 22 तक जो क्रोमोसोम रखे हुए हैं यहाँ पे लाइन से लगाए हुए हैं वो सब एक दूसरे से मेल खाते हैं, परंतु जो 23वां जोड़ा है इसमें एक बड़ा और एक छोटा क्रोमोसोम है। इसके छोटे साइज होने की वजह से ही इसे हम Y से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी का Y लेटर। यहाँ पर इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कह देते हैं क्योंकि इन्हीं जोड़ों के हिसाब से हम निर्धारित करते हैं कि क्या लिंग होगा, नर या मादा। बाकी 22 के 22 क्रोमोसोम एक नर और मादा में समान होते हैं, केवल ये 23वां जोड़ा ही अलग होता है। मादा के केस में XX और नर के केस में XY। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इस चित्र के साथ में देना चाहूँगा। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए पढ़ने हेतु उसकी लेंथ के अनुसार उसके जोड़ों को इस प्रकार से क्रमबद्ध श्रेणी में रखते हैं तो हम इसे बोलते हैं कैरियोटाइप। और इस प्रकार से इनकी लेंथ नाप कर एक के साथ एक पेयर बना के रखने की पूरी प्रक्रिया को कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। कैरियोटाइपिंग इसकी स्टडी हायर क्लासेस में बहुत डिटेल होती है और ये प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें लेंथ ऑफ क्रोमोसोम धागे से नाप के यानी फोटोग्राफ पे धागे से नाप के की जाती है और कैरियोटाइपिंग का पूरा प्रोसेस समझा जा सकता है। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं और जो 23वां है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब कैसे लिंग निर्धारण हम लोग अगर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है तो किस प्रकार से उसे कॉपी में सॉल्व करेंगे या लिखेंगे, तो उसके लिए हम ये चार्ट बनाएंगे पूरा और बीच में पुनेट्स के माध्यम से हम इसके ऑफस्प्रिंग्स की क्या होने की चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैंने फीमेल पेरेंट यानी मादा जनक को ब्लैक कलर से, काले रंग से और नर जनक को लाल रंग से दिखाया। इसका एक कारण है, वो आगे बढ़ सकेंगे। तो जब फीमेल पेरेंट के हम गैमीट्स देखेंगे तो वो गैमीट्स जो XX सेक्स क्रोमोसोम थे वो X और X में अलग अलग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों जनक से 2 पेयर्स में से केवल एक ही आगे जाता है ताकि आगे जाके फिर से वो जोड़ा सामान्य हो जाए। तो ये दोनों एक अलग अलग हम गैमीट्स लिख लेते हैं। फिर पुनेट स्क्वायर में हम ऊपर फीमेल के और राइट साइड में मतलब कॉपी के लेफ्ट साइड में हम X और Y जाइगोट्स लिख लेंगे। अब जब इन जाइगोट्स की निषेचन की प्रक्रिया के बाद गैमीट्स वो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जाइगोट बनेगा गैमीट्स का, तो ये XX, XX, XY और XY के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि 50% चांसेस फीमेल और 50% चांसेस मेल यहाँ पे साफ साफ समझा जा सकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो 50% चांसेस ये होंगे कि होने वाली जो संतति है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो मेल होगी और 50% चांसेस ये होते हैं कि वो फीमेल। यहाँ पे लाल रंग दिखाने का कारण जो था मेल का वो ये था, अगर आप देखें तो ब्लैक कलर के X तो चारों में सेम है, X X X X, जो अंतर आया वो रेड वाले में आया, यानी XY XY। इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल जो मेल पेरेंट के सेक्स क्रोमोसोम है वही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अगर मेल से X आ जाएगा तो फीमेल बन जाएगी और अगर मेल पेरेंट से Y आ जाएगा, मिल जाएगा, तो XY यानी मेल बन जाएगा। यानी मदर के जो XX क्रोमोसोम है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, वो निर्धारित नहीं करेंगे लिंग क्या होने वाला है, लेकिन जो मेल पेरेंट से X और Y आएंगे वो निर्धारित करेंगे कि होने वाली संतति यानी होने वाली ऑफस्प्रिंग का क्या सेक्स होगा, क्या लिंग होगा।
अगर हम इसे चित्र की सहायता से समझें तो देख सकते हैं यहाँ पे भी यही है कि XY क्रोमोसोम युग्मक जब टूटेंगे तो XY और X में बनेंगे, और जब इनका निषेचन की प्रक्रिया के बाद युग्मनज जो बनेंगे वो XX और XY बनेंगे, यानी मादा और नर। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए कि केवल नर के ही सेक्स क्रोमोसोम है निर्धारित करने वाले कि क्या लिंग होगा, यानी लिंग निर्धारण के पीछे नर के XY यानी सेक्स क्रोमोसोम्स का ही हाथ है। अब बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि जेनेटिक्स की स्टडी किस प्रकार से हमें इवोल्यूशन के अध्ययन के बारे में मदद करती है, यानी किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई, और उसमें जेनेटिक्स का, इनहेरिटेंस का, आनुवांशिकता का, वंशागति का क्या आधार है। एक चीज और बच्चों, अगर रिडक्शन के बारे में, यानी ये दो में से एक एक जो जा रहे हैं, ये दो एक कैसे हो गया, इसको और अध्ययन करने के लिए आप कक्षा 12 की बायोलॉजी की किताब पढ़ सकते हैं। उसमें मेयोसिस और माइटोसिस के अध्ययन के बाद आपको समझ में आएगा किस प्रकार से दो क्रोमोसोम्स का हाफ होके अगली जनरेशन में जाता है, और किस प्रकार ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स डिवाइड होके 1 से 2 बन जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कक्षा 12 की NCERT बुक में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।